अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी पागल लड़के से करके मुझे पैसों की हौस बेच दिया। मगर शादी की रात जो मेरे कमरे में आया था वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं खुश हो गई जब मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर रात भर सड़कों पर घूमता रहा है, अब आया है, संभालो अपने पागल शौहर को। मेरा नाम अरीबा है। अबू घर आए बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। अम्मी से बोले कि अस्मा मुबारक हो, अली का मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का इंतज़ाम हो गया है, अब हमारे बेटे का हर ख्वाब पूरा होगा। मैं कमरे से भागकर बाहर आई और बोली कि अबू, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आप तो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देंगे ना। अबू ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा, फिर मेरे दोनों हाथ थाम कर बोले, दफा मारो तुम पढ़ यूनिवर्सिटी को, मैं तुम्हें यूं ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। अली तो चलो लड़का है, यहाँ वहाँ धक्के खाता फिरे तो परेशानी तो नहीं, मगर मेरी प्यारी बेटी अरीबा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत बेहतर सोचा हुआ है। मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूँगा कि तू राज करेगी। यहाँ तो तेरी अम्मी तुमसे बर्तन धुलवा लेती है, अगले घर जाकर तो खुद उठकर पानी भी नहीं पिएगी। अम्मी ने अबू की बातों में मुदाखलत की और वो बोली, क्या हो गया अशरफ, क्यों बच्ची को बिला वजह खुशफहमी में डालते हो? मैंने तो सुना है कि ससुराल में काम तो वजीरों की बेटियां भी करती हैं। तुमने तो ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया है इसके लिए जो इसको इतने बड़े बड़े ये ख्वाब दिखा रहे हो? अब्बू बोले, अस्मा, तुम्हारी बहन है ना आरफा, जो लंदन में ब्याही गई थी, वो अपने बेटे की शादी के लिए पाकिस्तान आ रही है। आज ही उनकी कॉल आई है। बस ये समझ लो कि हमारी बेटी के वारे न्यारे होने वाले हैं। अम्मी एकदम से परेशान हो गई थी। वो बोली कि अशरफ, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज़ इतना बड़ा जुल्म नहीं करने दूंगी। अब्बू अम्मी को घूर कर बोले कि अस्मा, फिक्र ना करो, आरफा पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगी। अस्मा, वो तुम्हारी सगी बहन है और तुम उसके बारे में ऐसा सोच रही हो। अस्मा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी परदेश नहीं जाएगी। इतना कहकर अबू मुझे बोले, जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना दो। मैं चाय बनाने किचन में चली गई तो मुझे पीछे से अम्मी और अब्बू की तू तू और मैं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जबकि मेरा ध्यान इनकी तरफ नहीं था। मैं तो ये सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि मेरी ज़िंदगी तो वाकई ही बदलने वाली है। अगर मेरी शादी खाला के बेटे के साथ हो जाती है तो मैं महारानियों की तरह ऐश करूँगी। मैंने भी ये सुन रखा था कि मेरी खाला का बेटा आज़म बड़ा हैंडसम है। मैं ये सोचकर परेशान होने लगी थी कि न जाने खाला मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी करेंगी या नहीं। मैंने दिल ही दिल में दुआएं भी कर डाली थी। मैं चाय बनाकर बाहर निकली तो अब्बू सहन में अकेले ही बैठे हुए थे। मैं सारा माजरा समझ गई थी। यकीनन अब्बू अम्मी की लड़ाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से अम्मी वहां से चली गई थी। एक हफ्ते बाद खाला और उनका बेटा लंदन से वापस आ गए थे। खाला हमारे लिए ऐसे महंगे महंगे ताइफ लेकर आई थी कि मेरे तो मुंह से लार टपकने लगी थी। मैं अम्मी से बोली कि शादी के बाद इन सब चीज़ों की मालकिन मैं बन जाऊंगी, फिर आप देखना कि हमारे रिश्तेदार जलकर कैसे कबाब बन जाएंगे। अम्मी खुशी से बोली कि बाप की तरह तू भी लालची है, मेरी मान तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे। मैं उछली मैं उछली तो पड़ी थी। मैं बोली कि कैसी माँ है आप, माएँ तो अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर नहीं थकती, और एक आप हैं कि मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने के दर पे हैं। मैं भी खामोश होकर रह गई थी। मुझे अपने अल्फाज पर पछतावा हुआ था। अम्मी से माफ़ी तो मांग ली थी, इन्होंने मुझे माफ़ तो कर दिया था, मगर इसके बाद उन्होंने आज़म के रिश्ते के मुतालिक मुझसे कोई बात ना की। हत्ता कि मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। अम्मी बस गमज़दा थीं। मुझे यही लगता था कि वो मेरी रुखसती का सोच कर परेशान हो रही हैं। यूं मेरी रुखसती का दिन भी आ गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मगर मेरी रिश्तेदार आंटियां मुझे देख देख कर एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रही थीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मुझे तो ये लगा कि वो मुझसे हसद कर रही हैं। मैंने आज़म की एक झलक भी ना देखी और मेरी रुखसती भी हो गई। खाला मेरी वारिस सदके जा रही थी।
خالہ مجھے جہازی سائز بیڈ روم میں بٹھا کر خود باہر نکل گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر پھولے نہ سما رہی تھی کہ میرا بیڈ روم کتنا خوبصورت ہے۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں اٹک رہی تھیں۔ اعظم میرے روبرو آ کر بیٹھ گئے اور میرا حال حوال معلوم کرنے لگے۔ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے کہ چند ہی لمحوں میں میری ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو نظریں جھکانا ہی بھول گئی تھی۔ اعظم کی بہت ہی کامل سی شخصیت تھی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ایک پھول تحفے میں دے دیا تو میرا منہ بن گیا۔ میں نے سوچا کہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک مگر دل کا کتنا چھوٹا ہے۔ وہ شاید میرے منہ کا زاویہ دیکھ کر میرے دل کی بات بہام گئے تھے۔ تبھی زور سے کہہ لگا کر ہنسنے لگے، پھر بولے کہ تم فکر نہیں کرو، دلہن صبح منہ دکھائے کا قیمتی تحفہ مل جائے گا۔ اعظم نے اس رات ایک بار بھی مجھ سے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے بار بار دلہن کہہ کر پکارے تھے۔ مجھے یہ ان کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ اعظم کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی پھولوں کی سیج ثابت ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تہس نہس ہونے والا ہے۔ میں صبح سو کر اٹھی تو میرے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں اعظم موجود نہیں تھے۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا اور خوبصورت سا کامدار لال سوٹ پہن لیا۔ میں تیار ہو کے صوفے پہ بیٹھ کر اعظم کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو خالہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ ایک نیم دیوانہ سا لڑکا بھی موجود تھا۔ خالہ بولی کہ اریبہ معاف کرنا مجھے، اب میں مزید یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ یہ پکڑو اپنے پاگل شوہر کا ہاتھ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ رات بھر میں تو باہر لانچ میں بیٹھی سکھ سکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، مگر تمہیں اس لیے نیند سے نہیں اٹھایا تھا کہ چلو پہلی رات ہے، تم تھکی ہوگی۔ یہ سنبھالو اپنے شوہر، اور ہاں یہ منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی پکڑو۔ خالہ کی باتیں سن کر میرا دل دہل سا گیا تھا۔ میں کبھی اعظم کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی خالہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خالہ نے ہیرے کی انگوٹھی زبردستی میرے ہاتھ میں پہنا دی اور خود باہر چلی گئی، جبکہ سائڈ ٹیبل پہ پڑے گلاب کے پھول کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھ سے گرا لیا تھا۔ نہ جانے کل رات کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور خود کو اعظم کہتا رہا، مگر اب سامنے کھڑے اعظم کو دیکھ کر میں تو عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا، منہ سے ٹپکتی رال اور نیند سے بوجھل آنکھیں، اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور بولا کہ اریبہ تم میری بیوی ہونا، کل ہماری شادی ہو گئی۔ مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں دیکھوں، اس لیے میں رات بھر گھر نہیں آیا۔ اب نیند بھی آ رہی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں سو کر اٹھوں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ گاڑیاں دکھانے لے جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتا کرتا سو گیا، جبکہ میری نظریں ابھی بھی اس پھول پر ٹکی تھی جو مجھے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، میں زوروں کی طار رونے لگی تھی کہ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ چینخ چینخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر چپ ہی رہ گئی۔ روتے روتے مجھے ہچکی لگی، نہ جانے کتنے گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی۔ تب مجھے ملازمہ بلانے آئی۔ وہ بولی کہ بیگم صاحبہ، آپ سے آپ کے والدین ملنے آئے ہیں۔ میں بھاگ کر باہر نکل گئی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ امی بولی کہ کیا بات ہے میری بچی، یوں رو رو کر میرا دل چھلنی مت کرو۔ میں بولی کہ امی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، اعظم تو پاگل ہے، خالہ نے آپ کے ساتھ ہی دھوکہ کر ڈالا۔ امی ایک دم سے پھنکار کر بولی، نہیں بیٹی، تمہاری خالہ نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا، بلکہ تیرے باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کالج میں پڑھنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں ہی قربان کر دیا۔ تمہاری خالہ کی سالوں سے خاندان بھر سے اپنے پاگل بیٹے کے لیے رشتے مانگ رہی تھی، مگر کسی نے ہاں نہیں کی، تو خالہ نے لالچ دے دیا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دی، میں اسے سونے میں تول دوں گی۔ اتنی سی بات پر تیرے باپ نے تجھے فروخت کر دیا۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو بولے کہ اریبہ اپنی ماں کی باتوں میں مت آ، میں نے تو تیری خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا۔
माना कि लड़का पागल है, मगर ये सोच, ये हवेली अब तेरी है। अब तो इसकी मालकन है, जो जी में आता है खा पी। मैं बोली कि अबू, जब दिल में खुशी ना हो तो क्या खाना और क्या पीना। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब हमारा रिश्ता ख़त्म, ना मैं आपकी बेटी और ना ही आप मेरे वालिद। मैं इतना कहकर बाहर निकल आई। पीछे से मुझे अम्मी के रोने की आवाज़ आती रही। मुझे मुलाज़िमा ने बताया कि खाला बुला रही हैं। मैं खाला के कमरे में गई तो वो काफ़ी परेशान लग रही थीं। वो बोली कि अरीबा, मुझे पता चला है कि मेरे बहनोई ने अपनी ही बेटी को ये नहीं बताया कि आज़म यानी मेरा बेटा पागल है। मैं तो ये समझती थी कि तुमने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है। मेरी बच्ची, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मगर तुम एक बात बताऊँ, आज़म का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स पुरुम्मीद हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। अब बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी, तुमने मेरे साथ मिलकर आज़म की बीमारी से लड़ना है। ये पैदाइशी तौर पर बीमार नहीं है, ये तो 10 साल की उम्र में ऐसा हो गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि इसने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया था। फिर इसकी बीमारी बढ़ती गई और ये इस हाल में पहुंच गया था। डॉक्टर्स और मैं पुरुम्मीद हैं कि वो ठीक हो जाएगा। खाला ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। मैं लॉन में पड़ी कुर्सियों में से किसी एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे किस बात का सबसे ज़्यादा गम है, आज़म के पागल होने का या फिर कल रात के वाक़ये का। तो पता चला कि आज़म के पागल होने का मुझे रत्ती बराबर भी गम नहीं था। कल रात वाला सानिया ना हुआ होता तो मैं बिल्कुल मुतमईन होती, रातों रात अमीर होने की खुशी मना रही होती। मगर अब सब कुछ उलट पुलट हो गया था। मेरे दिल में बार बार यही ख्वाहिश सर उठा रही थी कि काश कल रात वाला नरम गुफ्तार शख्स ही मेरा शौहर होता। मैं शादी के पहले दिन ही बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई थी, या यूं कहूँ कि मेरा दिल ही उजड़ गया था। आज़म सोकर उठा तो उसने घर में औधम मचा दिया। वो हर चीज़ तहस नहस करने की दर पे था। उसको सुकून की दवा दी गई, तब जाकर वो ज़रा बेहतर हुआ। मैंने खाला से शादी की वीडियो और तस्वीर देखने की फरमाइश की तो खाला ने फोटोग्राफर को कॉल करके घर पर बुला लिया। मैं एक एक चीज़ बड़े गौर से देख रही थी। मैं कल रात वाले लड़के को ढूंढना चाह रही थी। वो यकीनन खाला का ही कोई रिश्तेदार ही था जो शादी पर था, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं नजर नहीं आया। यही फिक्र मुझे खाई जा रही थी। फिर आज़म भी रात रात औधम मचाता। कई बार उसने तो कैंची से मेरे बाल काटने की कोशिश भी की थी। वो खुद को भी अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता। शीशा तोड़कर खुश होता, फिर हाथ फेर कर खून देखकर डर जाता और दहाड़े मार मार कर रोता। शादी के एक माह में ही सूख कर कांटा हो चुकी थी। शादी के एक माह में ही मैं सूख कर कांटा बन चुकी थी। मैं शदीद स्ट्रेस में आ चुकी थी। कोई मुझे देख लेता तो हरगिज़ न पहचानता। एक शाम आज़म घर से न जाने कैसे फरार हो गए। सब उसको ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। खाला का रो रो कर बुरा हाल था, मगर मेरे अंदर सुकून ही उतर रहा था। मैं आराम से कमरे में जाके लेट गई थी। तभी मेरे कमरे की खिड़की को बाहर की तरफ से किसी ने धक्का दिया। मैं सहम कर उठ कर बैठ गई। फिर जो शख्स खिड़की से कूद कर अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर मेरे सारे जख्म भर गए। वो वही लड़का था जो शादी की रात मेरे कमरे में आया था। वो मुझे देखकर मेरे पास आ गए के और बोला कि अरीबा, कितनी कमज़ोर हो गई हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पागल शौहर तुम्हें बहुत तंग करता है। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। ऐसे में तुम मुझे ऐसे जहन्नुम से बाहर झांकने वाली खिड़की बना लो। मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तुम्हारा पागल शौहर तुम्हें स्ट्रेस के सिवा क्या दे सकता है। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर दे मारा। वो हक्का बक्का रह गया। मैं बोली कि तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। तुमने मुझसे मेरी हकीकी खुशी छीन ली। मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के करती रहती हूँ। वो हंस कर बोला कि मानो या ना मानो अरीबा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैंने असबाब में सर हिला दिए और बोला कि हाँ, मैं मानती हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर इस मोहब्बत की गली में कोई रास्ता भी नहीं है। वो मेरे पास बैठकर मुझे बड़ी देर समझाता रहा कि मैं इससे दोस्ती कर लूं, मगर मैं इनकार करती रही और बोली कि जो चीज़ मेरे अल्लाह को नापसंद है वो मुझे कैसे पसंद हो सकती है। फिर बाहर से शोर आने लगा तो वो लड़का खिड़की से कूद कर बाहर निकल गया।
मैं बाहर निकली तो आज़म खून से लथपथ बैठा रो रहा था। खाला भी धाड़े मारकर रो रही थी। मैं आगे बढ़कर बोली, क्या हुआ है खाला? खाला फुंकार कर बोली कि तुम्हें इससे क्या, मेरा बेटा जिए या मरे, तुम अपनी नींद पूरी करो। मैं 2 कदम पीछे हटी, फिर भागती हुई अपने कमरे में चली गई। जिंदगी बहुत बोझिल हो चुकी थी। ऐसे में मुझे एक हमदर्द दोस्त की ज़रूरत थी, और ये दोस्त इस लड़के के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। मगर मैं हालात से तंग होकर खुद को गुनाह के सपुर्द नहीं कर सकती थी। रात हुई तो आज़म बेडरूम में आ गया। वो मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था, वैसे जैसे कुछ कहना चाह रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ थाम कर बोली कि आज़म, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें कंपनी देती, तुम्हारे गमों का मदावा करती, लेकिन जो कुछ हो चुका है मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोस्ती कर लेंगे और बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आज़म मुस्कुरा दिया और बोला कि तुम बहुत अच्छी हो अरीबा। आज़म के अंदाज पर मैं छू गई थी, मगर मैंने उसे रोका नहीं। मैं चाहती थी कि आज वो खुलकर सब बातें कह दे। मुझे इल्म तो हुआ कि उसकी दिमागी हालत कैसी है। फिर वो बोला, अरीबा, तुम जानती हो क्या बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक चीज़ क्या होती है? माँ बाप का झगड़ा। मैं लंदन में पला पड़ा था। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ अबू को पसंद नहीं थी, मगर इनकी शादी हो गई। बाबा मामा से अपनी महरूमियों का बदला लेते रहे। घर में हर वक्त मार पीट होती रही। मामा को इल्म नहीं था कि ऐसे हालात से कैसे निकला जा सकता है। मेरी माँ लंदन में अकेली थी, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था कि जब बाबा मामा को मारा करते। एक दिन उन्होंने मामा के सर पे गुलदान दे मारा। हर तरफ सुर्खी फैल गई थी। इस दिन डर की वजह से बेहोश हो गया था। मेरे बेहोश होने की वजह से बाबा इस कदर खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने हफ्ता भर माँ पर हाथ भी नहीं उठाया था। अब जब बाबा मामा को मारने लगते, मैं जानबूझकर बेहोश हो जाया करता। यूं करते कराते मैंने खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया। अब बाबा मुझ में इस कदर उलझ गए थे कि इन्हें मामा से लड़ना झगड़ना ही भूल गया था। अब मैं खुद पर आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी तारी करता रहा, और यूं मैं अपनी शनाख्त भूल गया रीबा। इस पागलपन के नाटक की वजह से मेरी तालीम अधूरी रह गई। मुझसे मेरे दोस्त बिछड़ गए। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? मेरी माँ ने मेरे बाबा को चीट करना शुरू कर दिया। बाबा मेरे सामने अपने दोस्त को घर बुलाने लगे थे। वो तो ये समझते थे कि मैं पागल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे हया करना ही छोड़ दिया था। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और सच में पागल होने लगा था। फैमिली में मेरे पागलपन का किस्सा फैल गया था। मामा को न जाने क्यों मेरी शादी का शौक चढ़ गया। मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे ये रिश्ता अच्छा लगता ही नहीं था। शोहर जालिम होता है और बीवी बेवफा। शादी के दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यूं लगा कि तुम्हें मैं सदियों से जानता हूँ। तुम ही मेरे वजूद का हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने असली रूप में आ गया था। लेकिन फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने ना आया और पागल आज़म बनकर तुम्हारे हर तरह से तंग किया, ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। मैं आज फिर से अपनी असली हालत में तुम्हारे सामने आया, तुम्हें दोस्ती की ऑफ़र की, मगर तुमने इसको ठुकरा कर अपने किरदार की गवाही दी। अरीबा, मैं मानता हूँ कि बीवी के किरदार को इस तरह टेस्ट करना गलत बात है। मुझे कोई हक भी नहीं पहुँचता ये सब करने का, मगर मैं जिस तरह के हालात से गुजरा हूँ, मैं ये सब करने पर मजबूर था। तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं हक्का बक्का सी आज़म की बातें सुन रही थी। फिर वो उठा, उसने ऐनकें उतार के साइड पे रख दी, अपने चेहरे से नकली दाढ़ी भी उतार दी थी और कमर से खम ख़त्म करके बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। और फिर इसने बाथरूम जाकर अपना मुंह धो लिया। जब उसने मुंह धोया तो चेहरे से सांवला रंग उतर गया। अब मेरे सामने निखरा निखरा सा आज़म खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे। आज़म बोला कि अरीबा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी शायद यूं ही बता देता, लेकिन कभी किसी पर अपनी असलियत को ज़ाहिर ना करता। मगर अब मुझे डर लगने लगा था कि तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। मैं रोते रोते हंसती थी। मैं बोली कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जो चाहती थी उसने मुझे वो अता कर दिया। हमने ये सारी बातें खाला को भी बता दी। बस आज़म ने मुझे मना कर रखा था कि तुम चीट करने वाली बात मेरी वालदा से ना करना।
आज़म जब सही सलामत अपनी वालदा के पास आकर खड़ा हुआ तो वो भी उसे देखने लगी थी। गम के बादल छट गए थे, खुशियों का सूरज तुलू हो चुका था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहे तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।